गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक है आदिकाल, यानी आदिकाल में जो स्वतंत्र साहित्य की रचना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये ऐसी रचनाएं हैं जिनका आदिकाल के चारों साहित्य में स्थान नहीं दिया जाता। ऐसी रचनाओं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तो आदिकालीन फुटकल साहित्य कहा जाता है, और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पूछा जाता है तो ये आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य कहा जाता है। तो हम इन रचनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य में कुछ ऐसी रचनाएं मिलती है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में कुछ ऐसी रचनाएं मिलती हैं जिनका वर्णन चारों साहित्य में नहीं किया गया। ऐसी रचनाओं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकालीन फुटकल साहित्य और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य का है। इन रचनाओं को लौकिक साहित्य भी कहा जाता है। लौकिक साहित्य भी कहा जाता है, यानी इन रचनाओं को क्या कहा जाता है? लौकिक साहित्य कहा जाता है। फिर लौकिक साहित्य को क्या है? दो भागों में विभाजित किया जाता है। लौकिक साहित्य को दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर एक, लौकिक गद्य साहित्य, लौकिक पद्य साहित्य और लौकिक गद्य साहित्य। यानी आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य किसे कहते हैं? कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में, यानी हिंदी साहित्य के आदिकाल में कुछ ऐसी रचनाएं मिलती है, यानी ऐसी रचनाएं मिलती है जिनका वर्णन चारों साहित्य में नहीं किया जाता। जिनका वर्णन क्या है? चारों साहित्य में नहीं किया जाता। ऐसी रचनाओं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा जाता है तो आदिकालीन फुटकल साहित्य कहा जाता है। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पूछा जाता है तो उन्होंने क्या कहा है? आदिकालीन की स्वतंत्र साहित्य कहा है। तो फिर इन रचनाओं को यानी लौकिक साहित्य भी कहा जाता है। जो रचनाएं हैं उनको क्या नाम दिया गया है?
लौकिक साहित्य। फिर लौकिक साहित्य को क्या है, दो भागों में विभाजित किया जाता है, यानी लौकिक पद्य साहित्य और लौकिक गद्य साहित्य। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो सबसे पहले हम लौकिक पद्य साहित्य पढ़ते हैं। लौकिक पद्य साहित्य, इसकी पहली रचना है डोला मारू रा दुहा। डोला मारू रा दुहा ये पहली रचना है। इसके रचनाकार कवि कलोल या कुशल लाभ। इस रचना का सर्वप्रथम प्रकाशन इस रचना का सर्वप्रथम प्रकाशन 1473 ईस्वी में कवि कलोल के द्वारा करवाया गया। या और उसके बाद 1561 ईस्वी में जैन कवि कुशल लाभ के द्वारा क्या है कुछ नए पद कुशल लाभ के द्वारा कुछ नए पद जोड़ दिए गए, जिसके कारण कुशल लाभ को भी इस रचना का रचनाकार माना जाता है। यानी अब देखते हैं कि इसका सर्वप्रथम संपादन कब हुआ था। सर्वप्रथम संपादन इस रचना का सर्वप्रथम संपादन है वो नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से 1934 में 3 विद्वानों के द्वारा किया गया है। इसका प्रकाशन सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से 3 विद्वानों ने करवाया। 3 विद्वानों ने मिलकर करवाया। तो 3 विद्वान कौन कौन से हैं? श्री नरोत्तम स्वामी, श्री सूर्य कर्ण पारिक और श्री राम सिंह।
ये 3 विद्वान हैं जिन्होंने क्या है इस रचना का सर्वप्रथम संपादन करवाया था। यानी लौकिक पद्य साहित्य, लौकिक पद्य साहित्य के अंदर पहली रचना आती है डोला मारू रे दुआ, यानी डोला मारू रे दुआ। इसके रचनाकार पूछे जाते हैं तो कवि कलोल या कुशल लाभ है। यानी इसका सर्वप्रथम प्रकाशन तो 1473 ईस्वी में कवि कलोल के द्वारा करवाया गया था। और उसके बाद क्या है 1561 ईस्वी में जैन कवि, यानी 1561 ईस्वी में जैन कवि कुशल लाभ के द्वारा इस रचना में कुछ नए पद जोड़ दिए, यानी कुछ नए पद जोड़ दिए, जिसके कारण कुशल लाभ को क्या है इस रचना का रचनाकार माना जाता है। फिर इसका संपादन, यानी सर्वप्रथम इसका संपादन है वो 1934 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से 3 विद्वानों ने मिलकर करवाया था। ये ध्यान रखना कहां से इसका प्रकाशन हुआ है, नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से। और 3 विद्वान कौन कौन से हैं ये भी आपको ध्यान रखने हैं। श्री नरोत्तम स्वामी है, सूर्यकर्ण पारिक और श्री राम सिंह। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसकी विशेषता देखते हैं। यानी इसका नायक है जयपुर के कछुआवश के राजा नल का पुत्र डोला, और इसकी नायिका है बीकानेर कुंगल के राजा पिंगल की पुत्री मरवणी या मारू। सहनायिका मालवणी, मालवा की। और अगर इसकी भाषा पूछी जाती है तो इसकी भाषा डिंगल भाषा है। कौन सी भाषा है? डिंगल। और यह रचना प्रेम कथात्मक है। यह मूल रूप से दोहा है। इन दोहों में श्रृंगार रस की प्रधानता है। नोट लगा कर लिखो, यह वियोग श्रृंगार रस की रचना है। और श्रृंगार रस की परंपरा, श्रृंगार रस की परंपरा आगे चलकर हमें बिहारी के काव्यों में देखने को मिलती है। बिहारी के काव्यों में देखने को मिलती है।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ढोला मारू रे धुआ हेमचंद और बिहारी के बीच की कड़ी मानी जाती है। हेमचंद और बिहारी के वे बीच की कड़ी मानी जाती है। यानी इसका नायक पूछा जाता है तो वो जयपुर के कछुआवश के राजा नल का पुत्र कौन था? ढोला। और नायिका कौन थी? बीकानेर यानी पुंगल के राजा पिंगल की पुत्री मरवणी थी। यानी इसकी नायिका पूछी जाती है तो मरवणी, और सह नायिका यानी मालवणी कहाँ की थी? मालवा की। एक त्रिकोणीय प्रेम पर आधारित है। त्रिकोणीय प्रेम पर आधारित। और भाषा पूछी जाती है तो इसकी भाषा कौन सी है? डिंगल भाषा है। यह रचना प्रेम गाथात्मक रचना मानी जाती है। यह मूल रूप से क्या है? मूल रूप से यह दोहा है और यह इन दोनों में श्रृंगार रस की प्रधानता है। कौन सा रस है? अगर पूछा जाता है कि ढोला मारो रे धुआ, इसमें कौन सा रस है? तुम्हारा आंसर रहेगा श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस में कौन सा रस है? यानी वियोग श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस की परंपरा आगे चलकर हमें कहाँ देखने को मिलती है? बिहारी के काव्यों में देखने को मिलती है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कहा जाता है कि ढोला मारू रे धुआ है वो हेमचंद और बिहारी के बीच की कड़ी है। किसके बीच की कड़ी है? हेमचंद, यानी हेमचंद और बिहारी के बीच की कड़ी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह रचना ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें एक एक बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके नायिका तो ये प्रश्न तो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ढोला मारू रे धुआ, उसकी नायिका का क्या नाम है? तो हमारा आंसर रहेगा मरवणी। यानी सह नायिका पूछी जाती है तो मालवणी, यानी मालवा मालवणी। वो बीकानेर के पिंगल राजा की पुत्री मरवणी थी। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उस समय यानी ढोला की उम्र पूछी जाती है। यह भी प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा गया है कि ढोला की उम्र कितनी थी? यानी 3 वर्ष। और मरवणी की उम्र पूछी जाती है तो वो उनकी शादी थी उस समय, उसकी उम्र 1.5 वर्ष थी। कितनी थी? 1.5 वर्ष। तो नोट लगा कर लिखो। हिंदी में श्रृंगार परंपरा, श्रृंगार परंपरा हिंदी साहित्य में राउलवेल रचना से आरंभ होती है और उसके बाद इसके विकास में नई दशा प्रदान करती है। और बीकानेर के क्षेत्र में इनके गीत आज भी प्रचलित हैं। प्रसिद्ध पंक्ति है,
सोरठिया दुआ बलो बली मरवण री बात। जोबन छाई थन भली तारा छाई रात। तो ये इनकी पंक्तियां, यानी सोरठिया दुआ बलो बली मरवण री बात, जोबन छाई धन बली तारा छाई रात। ये प्रसिद्ध पंक्ति पूछी जा चुकी है, यानी ये पंक्ति है कई बार परीक्षा में पूछी गई है कि ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। तो डोला मारू रे दुआ, यानी डोला की उम्र की पूछी जाती है तो 3 वर्ष, मरवणी की 1.5 वर्ष। और इसमें क्या है, श्रृंगार परंपरा है वो हिंदी साहित्य में राउलवेल रचना से आरंभ होती है। कहाँ से होती है? राउलवेल रचना से आरंभ होती है। और उसके बाद में क्या है, इसमें एक विकास की नई दशा मिलती है, विकास की नई दशा प्रदान करती है। बीकानेर के क्षेत्र में इनके गीत आज भी प्रचलित है। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, सोरठिया दुआ बलो बली मरवण री बात, जोबन छाई धन बली तारा छाई रात। ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो डोला मारू रे दुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है इस पंक्ति को। तो एक बार क्या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला कवि आता है विद्यापति। दूसरी रचना है विद्यापति। इसका जन्म स्थान विस्फी गांव, दरभंगा, बिहार। प्रसिद्ध रचनाएं हैं इसकी पदावली 1380 ईस्वी में, कृति लता और कृति पताका, ये दोनों रचनाएं 1403 ईस्वी में है। यानी पदावली रचना, पदावली रचना है ये मैथिल भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? मैथिल भाषा में, मैथिल भाषा में लिखी गई रचना है। इस रचना में सरस काव्य भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। मैथिल कोकिल। और यह श्रृंगार परक रचना है। कैसी है? श्रृंगार परक रचना है। और इस रचना में क्या है,
कृष्ण और राधा की लीला का वर्णन किया गया है। कृष्ण और राधा की, कृष्ण और राधा की श्रृंगार लीला का वर्णन किया गया है। श्रृंगार लीला का वर्णन किया गया है। जिसके आधार पर कहा जाता है, जिसके आधार पर हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य में श्री कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले सर्वप्रथम कवि विद्यापति माने जाते हैं। विद्यापति यानी इनका जन्म स्थान कहाँ है? रिश्पी गांव, दरभंगा, बिहार में। और इनकी प्रमुख रचनाएं है पदावली, जिसका रचनाकार है 1380 ईस्वी में। कृति लता और कृति पताका ये दोनों 1403 ईस्वी में क्या है? प्रकाशित है। और इसका रचना काल पूछा जाता है, यानी रचना काल तो 1350 ईस्वी से लेकर 1460 ईस्वी। पदावली रचना है वो किस भाषा में लिखी गई है? मैथिल भाषा में, यानी मैथिली कह दो या मैथिल भाषा में लिखी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में ये प्रश्न बन चुका है। यानी विद्यापति की जो पदावली रचना है वो किस भाषा में लिखी गई है? तो हमारा आंसर आएगा मैथिल भाषा में। और इस रचना में यानी सरस काव्य भाषा का प्रयोग किया गया है। सरस काव्य भाषा का प्रयोग किया गया, जिसके कारण विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल। यानी विद्यापति को मैथिल कोकिल किस रचना के आधार पर कहा जाता है? तो हमारा आंसर रहेगा पदावली। ये पदावली है, ये श्रृंगार परक रचना है। कैसी है? श्रृंगार परक रचना। इसमें कृष्ण और राधा की श्रृंगार लीला का क्या है? वर्णन किया गया है, जिसके आधार पर कहा जाता है कि हिंदी साहित्य में श्री कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले सर्वप्रथम विद्यापति माने जाते हैं। यानी साहित्य में श्री कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले सर्वप्रथम विद्यापति माने जाते हैं, काव्य का विषय बनाने वाले। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कृति लता और कृति पताका, ये दोनों रचनाएं अवध भाषा में लिखी गई है। अवध भाषा यानी अपवर्ष प्लस हिंदी। कृति लता, इस रचना में तिरहुत के राजा कृत्य सिंह का यानी कृति सिंह का वीरता और उदारता का वर्णन किया गया है। और इस रचना में जौनपुर शहर का रोचक वर्णन है।
कृति पताका, यह है रचना शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन करती है। और विद्यापति शैव मतानुयायी थे। भगवान शिव के भक्ति गीतों को नृत्य के साथ गाया जाता था। उन्हें उसे नचारी कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कृति लता रचना को भृंग भृंगी स्वांद कहकर पुकारा है। यानी कृति लता और कृति पताका ये दोनों रचनाएं किस भाषा में लिखी गई है? अवट भाषा में। ये भी प्रश्न क्या है, सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है कि विद्यापति की जो कृति लता रचना है वो किस भाषा में लिखी गई है। तो हमारा आंसर आएगा अवट। जहां अवट और अपवर्ष दोनों भाषा होगी तो हमें पहले क्या है, अवट भाषा को लिखना होगा। इनका प्रकाशन कब हुआ था? 1403 ईस्वी में। यानी अवट किससे बनी है? यह अपवर्ष प्लस हिंदी से। और कृति लता यानी इस रचना में कहा जाता है कि त्रुहत के राजा कृति सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन किया गया है। और इसमें जौनपुर शहर का क्या है, रोचक वर्णन हुआ है। जौनपुर शहर का वर्णन किस रचना में हुआ है? तो कृति लता रचना में हुआ है। कृति पताका यानी इसमें क्या है, शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन किया गया है। शिव सिंह की वीरता व उदारता का वर्णन। और विद्यापति है ये क्या है, शैव मतानुयायी थे। भगवान शिव के भक्ति गीतों को नृत्य के साथ क्या है, गाया जाता था। उन्हें क्या नाम दिया गया है? नचारी। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कृति लता रचना को क्या कहा है? भृंग भृंगी स्वांद कहा है। भृंग या भृंगी स्वांद किस रचना को कहा है? कृति लता रचना को। एक बार क्या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो? नोट लगा कर लिखो। विद्यापति आदिकाल और भक्ति काल के बीच की कड़ी माना जाता है। बीच की कड़ी माने जाते हैं। समय के आधार पर
पर तो इनकी रचना भक्ति काल की मानी जाती है। और प्रवृत्ति के आधार पर आदिकाल की। नोट लगाकर लिखो, विद्यापति एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने जनभाषा या देश भाषा और अपभ्रंश भाषा में रचना की है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार विद्यापति के प्रेम काव्य में न तो मनोवैज्ञानिक का भाव है मनोवैज्ञानिक का अभाव है और न ही सामाजिक अस्वस्थता का भाव है, अभाव है। यह बात किसने कही है? डॉक्टर नगेंद्र ने कही है। विद्यापति के उपनाम मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, नव कवि शेखर, कंठहार कवि, सरस कवि आदि हैं। नोट लगा कर लिखो, विद्यापति ने पदावली रचना का अनुकरण जयदेव की गीत गोविंद रचना के आधार पर की है, जिस कारण उन्हें अभिनव जयदेव कहा जाता है। यानी विद्यापति है वो आदिकाल और भक्ति काल के बीच की कड़ी माना जाता है। आदिकाल और भक्ति काल के बीच की कड़ी
यानी इसका समय के आधार पर तो इनकी रचनाएं भक्ति काल की मानी जाती है। अगर समय के आधार पर इनकी रचनाओं को देखा जाता है तो वो भक्ति काल के अनुसार मानी जाती है, और यदि प्रवृत्ति के आधार पर देखा जाता है तो उनकी रचनाएं है वो आदिकाल की मानी जाती हैं, आदिकाल की मानी जाती है। विद्यापति एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने क्या है जन भाषा यानी देश भाषा और अपवर्ष भाषा दोनों भाषाओं में क्या है उन्होंने अपना लेखन कार्य किया है, जन भाषा और अपवर्ष भाषा। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार विद्यापति के प्रेम काव्य में न तो क्या है मनोवैज्ञानिक का अभाव है, किसका अभाव नहीं है, मनोवैज्ञानिक का, और न ही सामाजिक अस्तित्वता का भाव है। ये बात किसने कही है, डॉक्टर नगेंद्र ने। विद्यापति के उपनाम है मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, नव कवि शेखर, कंठहार कवि और सरस कवि आदि। विद्यापति ने पदावली की जो रचना की है वो जयदेव के गीत गोविंद का अनुकरण करके किया, जिसके कारण ही क्या है उसे अभिनव जयदेव कहा जाता है। एक बार आप क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। विद्यापति को कुल 16 उपाधियां मिली है। कितनी उपाधियां, 16 उपाधियां। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ये बात किसके प्रति कही है, विद्यापति के प्रति। विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानने वाले, श्रृंगारी कवि मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित हरप्रसाद शास्त्री, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष वेणीपुर, सुभद्रा जहां। और विद्यापति को भक्तिकालीन मानने वाले, विद्यापति को भक्तिकालीन कवि मानने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू ब्रजनंद साय, और नलिन विमोचन।
जॉर्ज गरियर्सन के अनुसार उन्होंने विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी कहा है। हरिवंश राय बच्चन ने इन्हें अपरूप कहा है। तो हम देखते हैं यानी विद्यापति की कुल उपाधियां पूछी जाती है तो हमारा आंसर रहेगा 16। यानी विद्यापति को कितनी उपाधियां मिली थी? 16। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। यह बात किसके प्रति कही थी? विद्यापति के प्रति कही थी। मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है ये। विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानने वाले विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित हरप्रसाद शास्त्री, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेणीपर और सुभद्रा जहां। और विद्यापति को भक्तिकालीन कवि मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू वर्जनंद साये और नलिन विमोचन। जॉर्ज गरियर्सन के अनुसार उन्होंने विद्यापति को क्या है? सर्वप्रथम रहस्यवादी माना है। सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि मानने वाले कौन है? जॉर्ज गरियर्सन। हरिवंश राय बच्चन ने इन्हें अपरूप कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट, हरिवंश राय बच्चन ने उन्हें क्या कहा है? अपरूप। एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।